गुड इवनिंग बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपना पहला अध्याय पढ़ रहे थे, रासायनिक विज्ञान की रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें हम लोगों ने अपने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा किया था। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। यानी कि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे यौगिक को पढ़ते हैं कि जो है H2O हो गया, CO2 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, HCl। तो ये जो बनते हैं इनका जो संयोजन होता है, यानी रसायन यानी केमिकल्स जो होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो आपस में मिलकर किस प्रकार से एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। उनके संयोजन के, उन्हीं रासायनिक संयोजन के कुछ प्रमुख नियमों की हम बात करेंगे। इसमें कुल 5 नियम आते हैं, जिसमें इस वीडियो में हम 3 नियम की चर्चा करेंगे। जैसा आप पहला देख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा है सरल गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। 2 और नियम बचते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अगर इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिपादन की हम बात करें तो एक अंतोन लेवाशिये साइंटिस्ट थे फ्रांस के। सन 1789 में अंतोन लेवाशिये ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने क्या किया था कि दहन अभिक्रियाओं का उदाहरण लिया था कि किसी भी चीज को जब ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो दहन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन के साथ होने वाली किसी भी तत्व की, किसी भी एलिमेंट की जो अभिक्रिया होती है वह दहन अभिक्रिया कहलाती है। तो उन्होंने बहुत सारे दहन अभिक्रियाओं का प्रयोग किया था, और उसमें उन्होंने करा क्या था कि जैसे A कोई एक तत्व हो गया और B को हम ऑक्सीजन मान लें, इससे उन्होंने अभिक्रिया कराया तो एक नया उत्पाद बना C। तो उन्होंने बहुत सारे इसी तरह के प्रयोग किए रासायनिक अभिक्रिया के, दहन अभिक्रिया के। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी तत्व को ये ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान की जितनी मात्रा है और उस तत्व की जितनी मात्रा है, उसके दहन के साथ ये जो तत्व बना हुआ है, नया यौगिक बना है, उसके भी द्रव्यमान की मात्रा वही है। यानी कि इसमें कुछ भाग में, जैसे जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ध्वनि होती है, प्रकाश होता है, ठीक है, और गैस के रूप में कुछ चीजें निकल जाती हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा होती है द्रव्यमान की वह नियत होती है। कहने का तात्पर्य यह था इनके प्रयोग का एनालिसिस कि अगर 5 ग्राम का कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है, उसको हम ऑक्सीजन के 1 एटम से या 2 एटम से, 16 ग्राम ऑक्सीजन से या 32 ग्राम ऑक्सीजन से हमने अभिक्रिया कराया, तो 5 ग्राम ये, 16 ग्राम ये, कितना हो गया, 21 ग्राम। यानी कि इस अभिकारक का, ये जो एरो लगा है इसके बाईं तरफ जो चीजें लिखी होती हैं इसे अभिकारक कहते हैं, और जो दाहिनी तरफ लिखा होता है इसे उत्पाद कहते हैं। तो अगर अभिकारक का द्रव्यमान 21 ग्राम है तो जो उत्पाद बनेगा इसका भी कुल द्रव्यमान कितना होगा, 21 ग्राम ही होगा। अब जो दहन करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में चली जाती हैं, और सबका एनालिसिस, सबका द्रव्यमान अगर हम संपूर्ण करें तो वह क्या होंगी, वह पूरा द्रव्यमान क्या होगा, अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अंततः इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यानी कि उनकी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उनकी जो ऊर्जा होती है, उनके संरक्षण के नियम के बारे में इन्होंने बताया कि उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था और
कि जो है अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वह अभिक्रिया के बाद उत्पाद का द्रव्यमान भी, दोनों का यानी कि किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक दहन अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, नियत रहता है। यानी द्रव्य न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर एक को आपने 5 ग्राम मिलाया है तो उत्पाद में भी उपस्थिति उसकी 5 ग्राम किसी न किसी रूप में रहेगी, उसे आप 4 ग्राम या 3 ग्राम नहीं कर सकते हैं। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे लेवाशिये ने सन 1789 में दिया था और लेवाशिये को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यहीं से मैं और आपको बताऊं कि अगर द्रव्यमान मैं यहाँ से हटा दूं तो संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी चीज को संयोग होने से पूर्व और संयोग के बाद की स्थिति नियत होती है। अब यहाँ पे आप द्रव्यमान हटा के ऊर्जा को ला दो तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी किसी चीज की ऊर्जा अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद नियत होगी। वेग संरक्षण का नियम, त्वरण का नियम, संरक्षण का नियम, किसी का भी नियम आप लगाओगे, इसका मतलब कि वह अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद की उसकी स्थिति क्या होगी, नियत होगी। दूसरा अब नियम देखते हैं हम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इसका प्रतिपादन जो है जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, जो फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। जोसेफ प्राउस्ट फ्रांस के एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक प्रयोग किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी CuCO3 इसका फार्मूला होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बता दे रहा हूँ। CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट, उन्होंने एक प्रयोग करा था उस पे, उसको लिया था और उसका 2 प्रकार से, यानी कि वो उसका एक प्राकृतिक भाग और एक संश्लेषित भाग, दोनों जो है उन्होंने कि प्रकृति में जहाँ भी एक उपस्थित होता है वहाँ से उन्होंने उसको प्राप्त करा था, और उसका एक संश्लेषित भाग उन्होंने, प्राकृतिक बोलते हैं जो प्रकृति प्रदत्त चीजें होती हैं, और संश्लेषित यानी कृत्रिम, जिसे मानव निर्मित कहते हैं। तो जहाँ से प्रकृति द्वारा प्रदत्त था, जिसमें पाया जाता है, वहाँ से उन्होंने उसका एक सैंपल इकट्ठा किया था और एक खुद से उन्होंने प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित किया था। तो मैं आपको बताऊं कि क्यूप्रिक कार्बोनेट 3 चीज़ों का मिश्रित भाग है, जिसमें तांबा, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है। तो उन्होंने पाया कि प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों हिस्सों में तांबा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की समान मात्रा थी। 5.35 ग्राम, 5.35% इसमें, 9.74 ये प्रतिशत में मात्रा लिखी है, इतने प्रतिशत इन दोनों में, 9.74 कार्बन और 38.9 ऑक्सीजन। यानी कि इन्होंने देखा कि आप किसी भी चीज को प्राकृतिक से या संश्लेषित किसी भी तरह से निर्मित करेंगे, वह जो है उसकी जो मात्रा है, उसका जो संघटन है, वह क्या करेगा, नियत होगा, निश्चित होगा। उसी से इन्होंने निष्कर्ष निकाला इस नियम को कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। यानी किसी भी यौगिक का निर्माण क्या होता है, तत्वों के निश्चित संगठन से होता है। तो जब तत्वों को आप मिलाएंगे तो जो उनके द्रव्यमान होते हैं उस यौगिक के लिए, वह सदैव समान होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो यौगिक होते हैं उनका जो स्रोत होता है, स्रोत पर यौगिक के तत्व निर्भर नहीं करते कि उन्हें आप प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं या संश्लेषित स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि द्रव्यमान के समान अनुपात में वह उपस्थित होते हैं। चूंकि इस अनुपात में संघटन निश्चित होता है तत्वों का, इसीलिए इस अनुपात का दूसरा नाम निश्चित संघटन का नियम भी कहलाता है। यानी इसे हम निश्चित संगठन का नियम कहते हैं। तो ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। यानी किसी भी तत्व को आप किसी स्रोत से प्राप्त करिए, उनमें जो तत्व जिनसे मिलके वह यौगिक बना है, उनकी मात्रा सदैव समान अनुपात में होगी, वह परिवर्तित नहीं होगा। जैसे मैं एक साधारण उदाहरण दूं आपको, H2O।
H2O में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो आप जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करोगे, सभी स्रोतों से प्राप्त जल में ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान और हाइड्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, निश्चित होगा। आइए हम तीसरा और अंतिम नियम देखते हैं, जिसे हम कहेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इसका प्रतिपादन डाल्टन ने सन 1803 में किया था। डाल्टन ने किया क्या था कि ये जो है भिन्न भिन्न 2 परमाणुओं को आपस में लेकर इन्होंने अभिक्रिया कराया। उनके अभिक्रिया के प्रयोग का एक उदाहरण यहाँ पे है। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई थी और उसकी मात्रा को बदल के, जैसे इन्होंने क्या करा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो एक सिंपली क्या होता है? जल बनता है। और फिर उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन को की मात्रा वही रखी और ऑक्सीजन की मात्रा को बदल दिया, तो एक नया उत्पाद बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम H2O2 कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1, ये उत्पाद बना आपका जल। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर कितने ग्राम जल बनाया? 18 ग्राम। फिर उन्होंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को 2 ग्राम ही रहने दिया और ऑक्सीजन की मात्रा को, जो यहाँ 1 एटम था, अब यहाँ 2 एटम कर दिया, यानी 16 ग्राम से 32 ग्राम। तो अब हमें क्या मिल गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब इस उत्पाद का द्रव्यमान कितना हो गया? 34 ग्राम। तो इसमें क्या था कि हाइड्रोजन परमाणु स्थिर था और ऑक्सीजन गुणित अनुपात में, जैसे यहाँ 16 था अब 32 हुआ, अब उसके बाद क्या होगा? 48 होगा, 64 होगा। यानी इस तरह से हम अनुपात बदलते जाएं तो ऑक्सीजन के अनुपात को आप देखेंगे, जैसे यहाँ 16 है, यहाँ 32, तो 16 32, इसका सरल अनुपात कितना होगा? 1/2। यानी ये गुणित अनुपात में है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, फिर 48। तो इसीलिए इसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो इसमें होता क्या है कि यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं और एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले जो द्रव्यमान होते हैं वह छोटे पूर्णांक यानी सरल गुणित अनुपात में, यानी किसी भी 2 तत्व को आप आपस में लेकर उनकी अभिक्रिया कराइए और उन्हीं दोनों तत्वों से आप कई सारे यौगिक बना सकते हैं। अगर एक तत्व को आप निश्चित रखें उसकी मात्रा को और दूसरे तत्व की मात्रा को उसके सरल गुणित अनुपात में बदलते जाएं, तो आप उन्हीं 2 तत्वों से बहुत सारे यौगिक का निर्माण कर सकते। तो इस प्रकार आपने इन 3 नियमों को देखा। 2 नियम हमारे और बचते हैं, हम उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, इन नियम को समझें, फिर आगे की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।